गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल सर बायोलॉजी। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं नीट 2026 आ रहा है, तो उसको हम लास्ट 120 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने लिखा है लास्ट 120 डेज में नीट 2026 को कवर करना है। अब जैसे हमें पता है हमारे पास सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो सिलेबस को कवर कैसे करना है, या फिर सिर्फ 120 डेज बचे हैं हमारे पास, कैसे हम नीट को, यानी कि अगर हमारे मार्क्स 350, 400, 450 इतने आ रहे हैं तो कैसे हम 650 प्लस या फिर 650 को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिक्स की। अब फिजिक्स में क्या है, और फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम यूनिट वाइज, देखो बहुत सारे बच्चे यूनिट वाइज क्वेश्चन लगाते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन, लेकिन यूनिट वाइज क्वेश्चन लगाना गलत है हमारे लिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही फाइनल एग्जाम आएगा, जैसे ही फाइनल एग्जाम आएगा, अब फाइनल एग्जाम तो क्या आना है, फाइनल एग्जाम तो मिक्स्ड आएगा। अब उसमें तो हमें सिर्फ क्या पता करना है, क्या पता होना चाहिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो कौन से टॉपिक से और कौन से चैप्टर से आ रहा है, सिर्फ इतना पता हो, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ और फिर उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, है ना, तो फिर क्या होगा, उस सब्जेक्ट में, फिर उस टॉपिक में हम इतने मास्टर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, मिक्स फॉर्म में आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक तो लगाने हैं मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, है ना। अब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनका बेसिक्स क्लियर है, वो तो चलो ठीक है, मान लिया। अब रिवीजन है, वन शॉट वीडियोस हैं, या फिर वन शॉट में हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, वो तो हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है, अगर एक दिन में एक टॉपिक को कवर करेंगे तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है। तो मॉक टेस्ट को हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे कवर करना है। दूसरा, उसके बाद है अब जितने भी हमारे PYQs बन रहे हैं, ठीक है। अब PYQs हमें कैसे निकालने हैं, अब मान लिया PYQs की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स के, जैसे मान लिया 25 का हम उठा लेंगे, 24 का हम उठा लेंगे, 23 का हम उठा लेंगे, 22 का हम उठा लेंगे, 21 का, और लास्ट अगर निकालना चाहो तो 20 का, यानी कि 20 to 25 तक जो PYQs हैं वो हमें कवर करने हैं। इसे पीछे जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम केमिस्ट्री के अंदर करना है। अब केमिस्ट्री में भी अगर बात की जाए, केमिस्ट्री में भी अगर बात की जाए, चाहे वो तुम्हारी इनऑर्गेनिक की बात हो, चाहे वो तुम्हारी ऑर्गेनिक की बात हो, अब चाहे वो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो, अब सेम केस अगर मैं इसमें भी बोलूं कि हम 1 बाय 1 चैप्टर को अगर कवर कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 चैप्टर कवर नहीं होगा, या फिर उस बच्चे का चैप्टर कवर हो सकता है जिसका पहले से बेसिक्स क्लियर है, उसने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को या फिर बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, तो सेम केस केमिस्ट्री का लगा लो, सेम केस फिजिक्स का लगा लो। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो केमिस्ट्री है, अब केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो हम रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स से, वो हम रिलेट कर सकते हैं फिजिक्स से। जैसे मान लिया कोई भी फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे तुम सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हो, जैसे तुम सॉल्यूशन चैप्टर ही पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है +2 का, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, या फिर मैं बोलूँ जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उनके फॉर्मूले हमें डायरेक्ट करने हैं। उनके प्रूफ को कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, भाई इसका प्रूफ कहाँ से आया, या फिर डेल्टा टी कहाँ से, डेल्टा टी बी कहाँ से आया, डेल्टा टी एफ कहाँ से आया, वो कोई नहीं पूछने वाला है। उनका हमें सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए। सेम इसलिए मैंने क्या किया कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है, सेम केस हम फिजिक्स के अंदर भी कर रहे हैं। अब जिस चैप्टर से जो फॉर्मूला बन रहा है और जो फॉर्मूला हमें लग रहा है कि वो डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट पढ़ना है, उसका हमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें पहले उसका डेरिवेशन या फिर प्रूफ, वो फॉर्मूला बना कैसे है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और ऑब्जेक्टिव में से 4 हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, और 4 में से हमें एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट 120 डेज हैं इसमें हमें करना है स्मार्ट वर्क। अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ
हार्ड वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क से हम सिलेबस कवर भी नहीं कर पाएंगे, सिलेबस नहीं कवर होगा तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 120 डेज़ हैं, किन्हीं रीज़न की वजह से बीच में कोई बैकलॉग लगा है। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है कि जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया या फिर जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने पहले किया है, बीच में किसी रीज़न से बैकलॉग लगा है, ठीक है, तो वो 120 डेज़ में कैसे कवर कर सकते हैं, या फिर 120 डेज़ में हम कैसे अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को हम फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस चलेंगे इसमें दोनों में। डायरेक्ट फॉर्मूला को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, 4 में से एक, अब 50-50 का हम उसमें निकालेंगे, ये 50 वाला पहले निकालते हैं कि ये दोनों में से हो सकता है, इन दोनों में से नहीं होगा। पहले तो ऐसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, अब बात करूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमें रिवाइज करना है। उसके बाद कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनका हमें पता हो कि कौन से मैकेनिज्म बेस चलती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अब जो कुछ हम SN1 SN2 रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन ये मैकेनिज्म एक्चुअल में, तो इन मैकेनिज्म का हमें पता होना चाहिए कि SN1 मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, SN2 कैसे चल रहा है। क्योंकि यहाँ से क्या है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इन दोनों कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, अब बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्टिविटी बेस भी आते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं और नेम रिएक्शन मैंने बताई है तुम्हें। ठीक है, कुछ ऐसे सेलेक्टेड सा पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाएंगे और लास्ट पॉइंट पे हम जाएंगे तो हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे, जिसने पहले नहीं किया। ठीक है, हाँ, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बेसिक अच्छे से कर रखा है, कोई बैकलॉग लगा है, वो कर सकता है। थ्रू आउट रिविजन करनी है। ठीक है, 1 डे 1 चैप्टर को लगा लो, ठीक है, अगर कर पा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए है, जिसका बेसिक्स क्लियर है, जिसने पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। सेम फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने इसमें बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, इसमें स्मार्ट वर्क पढ़, इसमें सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें क्या करना है, वहाँ से हमें वो पोर्शन पढ़ना है कि जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में कोई क्वेश्चन कैसा रिलेट हो सकता है, तो ऐसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अब जो NCERT है या फिर जो नोट्स हमें बनवाए गए हैं वो सारे के सारे नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा, सिलेबस भी नहीं कवर होगा। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं, तो अब बात करते हैं बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी में भी बेसिकली मैं बोलूँ, बायोलॉजी में जूलॉजी पोर्शन और एक है हमारा बॉटनी पोर्शन। ठीक है, अब दोनों में से क्या करना है, अब दोनों में से पहले उसको कवर कर लो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, या तो जूलॉजी या फिर बॉटनी। ठीक है, सेम बायोलॉजी में भी क्या मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, अब बायोलॉजी को भी क्या करेंगे, 1 चैप्टर 1 डे रखेंगे, 1 चैप्टर 1 डे, और ये गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट के 3 मंथ्स हैं, इनमें हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब बायोलॉजी का जैसे हमें रिवीजन क्या करनी है, रिवीजन कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूनिट। अगर मैं बात करूँ +1 की, तो +1 में टोटल 5 यूनिट्स हैं। अगर मैं बात करूँ +2 की, तो +2 में टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट हमें क्या करने हैं, टेस्ट लगाने हैं, खुद को एनालिसिस करना है, DPP सॉल्व करनी है। ठीक है, मेजर माइनर टेस्ट की फॉर्म में हमें खुद को एनालाइज करना है, PYQs हमें निकालने हैं। अगर हम एक चैप्टर को एक दिन देंगे तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई चैप्टर लेंथी है, कोई चैप्टर क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम करेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो फिर लास्ट में वही है, नेगेटिव पॉइंट्स हमारे बनेंगे। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे एक यूनिट को उठा लो पूरी को, अब यूनिट में मान लिया 2 से 3 या फिर 3 से 4 चैप्टर हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 4 के 4 चैप्टर हमारे लेंथी हैं, या फिर जो 4 के 4 चैप्टर इतने लेंथी हैं कि उनको करने में हमारे 2 दिन लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब उसमें से 1-2 चैप्टर ऐसा भी है जो शॉर्ट है, जो क्या है, बहुत कम टाइम में कवर हो सकता है, और 1-2 चैप्टर ऐसा है जिस पे टाइम लग सकता है, तो वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। मैंने इसलिए बोला कि हम अकॉर्डिंग टू यूनिट ही क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, तभी जाके हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा। इसके बिना हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा।
अगर मैं देखो फिर अगर मैं बोलूँ फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो या फिर बायोलॉजी की बात कर लो, 1 चैप्टर 1 डे के हिसाब से करोगे तो वो उस बच्चे का होगा जिसने पहले कर रखा है। ये बात मैं 3 बार बोल चुका हूँ। अगर हमें क्या करना है 120 डेज में क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है, तो ही हम अपने जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा चांस नहीं है। अगर वही है बात करूँ मैं तुक्के वाली, तो तुक्के में तो नेगेटिव में जाएंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमें क्या करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सिलेबस है जो कवर करना है। अकॉर्डिंग टू यूनिट सिलेबस को कवर करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे जितने, उसके PYQs को सोल्व करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने का तरीका कैसे है, मान लिया वैसे होना तो क्या चाहिए, मेजर जो माइनर टेस्ट तुमने अब तक जहाँ पे भी जो भी दिए हैं, एक्चुअल में माइनर और मेजर टेस्ट को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है। मान लिया तुम्हारा एक बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है, ठीक है, या फिर फिजिक्स का टेस्ट हुआ, केमिस्ट्री का, या फिर मान लो कंबाइंड टेस्ट हुआ है, उसमें से जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है या फिर जो क्वेश्चन तुम्हारा सही है, उनके चारों जो ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन को क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है, या फिर अपने आप से डिस्कस करना है कि यहाँ पे ये क्यों आया, यहाँ पे ये क्यों नहीं आना चाहिए था, या फिर क्यों आया है, या फिर जैसे भी, तभी डीपली हम क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर वो डीपली एनालाइज करने का जो टाइम है वो आई थिंक जा चुका है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो अभी हमें क्या करना है, यूनिट के हिसाब से, ठीक है, स्मार्ट वर्क करके, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट को रिलेट करके जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उनको अलग करना है, जिनमें टाइम लग रहा है उनको अलग करना है। सेम केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर भी चाहे बॉटनी की बात कर लो या फिर जोलॉजी की बात कर लो, यूनिट के अकॉर्डिंग चलोगे, कुछ चैप्टर्स शॉर्ट हैं, कुछ चैप्टर लॉन्ग हैं, अगर दोनों को हम देखेंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी और उसके हिसाब से हमें क्या करना है। लेकिन जब भी हम टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है। अब टेस्ट में जो क्वेश्चन हमारे ठीक हैं उनको नहीं देखना है, वो तो है ही ऑलरेडी सही, लेकिन जो गलत है उनको ये देखना है कि ये गलत क्यों हुआ, इसका ये ऑप्शन मैंने लगाया तो ये क्यों आया। अगर मान लिया हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, साथ में ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सेम डे सेम चैप्टर सेम सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, या फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, बायोलॉजी की बात कर लो, ठीक है, तो एक दिन में देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने कर पा रहे हो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे, मान लिया तुम एक दिन में 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, 100 क्वेश्चंस करने का मतलब अभी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इसका मतलब तुम टोटल 400 क्वेश्चंस कर रहे हो। अब वो कर किस कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के कर रहे हो या तीनों के कर रहे हो, वो डिपेंड तुम पे करता है। अगर एक सब्जेक्ट के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कि ठीक है, हम एक यूनिट के या फिर जो यूनिट हमने सेलेक्ट किया उसके हम 100 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। 100 का मतलब है 4 ऑप्शन है, अब 4 नए ऑप्शन हमें सीखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 400 क्वेश्चंस हम एक यूनिट से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ क्या एक टेस्ट बेस है। मान लिया हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो सेम कोई PYQs भी सोल्व करेंगे, तो ऐसे पता नहीं हम कितने हज़ारों क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जब मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे तो यानी कि इतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी कि ये कुछ स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि 120 डेज़ में कैसे हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि जो बायोलॉजी है उसको हमें पढ़ना कैसे चाहिए, या फिर लास्ट 120 डेज़ में बायोलॉजी को हम कवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।